नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की हमारी ये 19th क्लास है और अगर हम टीएनसी एडवांस सीरीज की बात करें तो ये हमारी 98th क्लास है। अभी तक हमने दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर ओबीजी, मस्कुलोस्केलेटन, एंडोक्राइन, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ पार्ट न्यूट्रिशन का, रीनल, इंट्यूगमेंट्री और आई और ईयर को क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है, जिसमें मैंने आपको जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी पढ़ा था और हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा था। सभी शॉर्ट जो ट्रिक है दोस्तों उनको भी हमने पढ़ा था। तो एक बार आप उन सभी शॉर्ट ट्रिक को जहां भी आप पढ़ते हो तो अपने जो स्टडी जो टेबल है उसके सामने दोस्तों इस प्रकार से दीवार पे लगा लीजिए उन सब शॉर्ट ट्रिक को अलग अलग करके कि एयर एम्बोलिज्म की ये है, फेल्बाइटिस की शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस की ये होती है, इनफिल्ट्रेशन की ये होती है। तो वो आपको बार बार दिखेगी तो वो सारी ट्रिक आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी। और दूसरा मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था कि ये सिम्टम्स आते हैं तो क्यों आते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने आज का जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स टू ए नर्स दैट ए क्लाइंट मे हैव हाइपोकैलेमिया। कि यहाँ पर कुछ साइन दे रखे हैं दोस्तों, उनमें से आपको पूछ रहा है कि इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में से हाइपोकैलेमिया जो है उसके क्या क्या साइन होते हैं। तो मैंने आपको पूरा हाइपोकैलेमिया दोस्तों पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को पता है कि जो हाइपोकैलेमिया होते हैं उसके अंदर हमने सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े थे। हाइपोकैलेमिया होता क्या है ये भी पढ़ा था, क्या क्या चेंजेस आते हैं दोस्तों, सबके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको क्विक इसका रिव्यू करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ इसको थोड़ा थोड़ा, ताकि जल्दी जल्दी आपको याद हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोकैलेमिया का मीनिंग क्या होता है। तो हाइपोकैलेमिया सिंपल सी बात है कि भाई पोटेशियम जो होता है उसका नॉर्मल जो लेवल होता है दैट इज 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कुछ बुक में 3.5 टू 5.1 लिखा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एवरेज इसको 3.5 टू 5 याद रखो। तो जो पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है दोस्तों दैट इज 3.5 टू 5। तो अगर 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम हो जाता है तो ये हाइपोकैलेमिया कहलाता है। तो हाइपोकैलेमिया इज level of the potassium is less than 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज नोन एज हाइपोकैलेमिया। अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जल्दी से आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। अगर हम बात करें दोस्तों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पल्स जो रेट होती है दोस्तों इसके अंदर जो पोटेशियम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता है हार्ट के लिए, हार्ट की एक्साइटेबिलिटी के लिए। तो इसके अंदर जो हार्ट रेट हो जाती है वो कैसे हो जाती थी, वीक एंड 3D पल्स होती थी, वीक 3D एंड इरेगुलर पल्स होती थी, वीक 3D एंड इरेगुलर पल्स, इरेगुलर पल्स। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं तो क्योंकि मैं आपको ये पहले करवा चुका हूं, बस जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं तो आपको याद रहे। एक मैंने ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया था कि इसको जरूर याद रखना। और तो जैसे डिसरिथमिया है वो आपको मैंने बताया था कि भाई ज्यादा हो जाए या कम हो जाए दोनों के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, डिसरिथमिया देखने को मिलता है। ठीक है, पोटेश हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलता है और हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है। एक ऐसी चीज बताई थी दोस्तों जो आपको बिल्कुल इसमें याद रखनी थी, दैट वाज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब कि जैसे पेशेंट लेटा हुआ है और एकदम से खड़ा होगा तो उसका जो बीपी है दोस्तों वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल क्लियरली क्या रखना है, याद रखना है कि हाइपोकैलेमिया के अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है देखने को मिलता है। क्योंकि बाकी के जो सिम्टम्स वो आप सोच सकते हो बट इसमें थोड़ा सा सोचने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो सिम्टम हमने पढ़े थे दैट वाज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि ये भाई स्केलेटल मसल्स वीकनेस होती है, चाहे हाइपर और चाहे हाइपो दोनों में था। तो रेस्पिरेटरी जो स्केलेटल जो मसल्स है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। अगर वो वीक हो गई दोस्तों तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, सिंपल सी बात है। जब रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम होगी तो जो पर्सन है वो इनइफेक्टिव पूरी तरह से रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा और रेस्पिरेशन कैसे हो जाता है, सैलो रेस्पिरेशन हो जाता है। एक तो ये बताया था। और दूसरा दोस्तों जब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी तो जो ब्रीथ जो साउंड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे हम डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वीकनेस ऑफ द स्केलेटल रेस्पिरेटरी मसल, स्केलेटल रेस्पिरेटरी मसल। जो स्केलेटल रेस्पिरेटरी जो मसल है दोस्तों उनकी क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। इससे क्या होगा, इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन सही तरह से नहीं हो पाएगा तो इनइफेक्टिव एंड सैलो रेस्पिरेशन हो जाएगा। इनइफेक्टिव एंड सैलो रेस्पिरेशन, इनइफेक्टिव एंड सैलो रेस्पिरेशन, इनइफेक्टिव एंड सैलो रेस्पिरेशन होगा। और हो सकता है कि एग्जाम में ये भी आ जाए कि जो ब्रीथ साउंड होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो जो ब्रीथ जो साउंड होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, आपकी डिमिनिश्ड हो जाती है। ब्रीथ साउंड क्या हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलती है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ रिवाइज करते रहो करो ताकि आपको चीजें याद रहें। जो चीजें आपको याद है वो माइंड में सोच लिया करो कि सर
अब ये बताने वाले हैं सर, ये बताने वाले हैं, अब ये बताने वाले हैं, तो आपके दिमाग में आपकी जो मेमोरी दोस्तों वो और बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, हर एक चीज पढ़ रहे हैं, हम ऐसे भी नहीं कि कुछ छोड़ रहे हो। कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिर्फ एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। न्यूरोमस्कुलर के अंदर दोस्तों सीधी सी बात है कि भाई स्केलेटल मसल्स की क्या होगी, वीकनेस होगी, तो वो तो है ही। तो स्केलेटल मसल वीकनेस, थोड़ी सी हैंडराइटिंग थोड़ी देर में खराब दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना। तो स्केलेटल मसल्स क्या होगी दोस्तों, वीकनेस होगी। डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो डीप टेंडन हाइपो रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। डीप टेंडन हाइपो रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। एक दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को टच करते हैं तो भाई किस प्रकार से टच किया है, पेन कितना ज्यादा है, हमने मतलब कि जो फोर्स है वो टच में कितना लगाया है, कम फोर्स लगाया है, ज्यादा लगाया है, धीरे टच किया है, तेज टच किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं। कि भाई हमें अंतर पता लग गया कि भाई ये कैसा टच है, ठीक है, ये जोर से किया तो कैसा टच है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो उसका क्या हो जाता है, इसमें लॉस हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, लॉस ऑफ टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। और एक वो पैरास्थीसिया है, वो तो आता ही रहता है, पैरास्थीसिया, ध्यान रखना आप इसमें टिटैनी मत कर देना। पैरास्थीसिया मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको, नमनेस एंड टिंगलिंग इससे रिलेटेड होंगे, न कि इससे वो होगा। अब ये जो क्वेश्चन जो हमारे इस क्वेश्चन में जो पूछा है दोस्तों, ये जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो अगर हम जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो मैंने आपको सिंपल सा समझा रखा था कि पोटेशियम ज्यादा या कम होगा तो उस हिसाब से मोटिलिटी बढ़ती है। ज्यादा होगा तो मोटिलिटी ज्यादा होगी, कम होगा तो मोटिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो पोटेशियम के अलावा एक और बताया था मैंने, फ्लूइड, फ्लूइड भी अगर ज्यादा होगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा तो मोटिलिटी ज्यादा होगी, फ्लूइड वॉल्यूम अगर डेफिसिट होगा तो जो मोटिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर हाइपो है तो दोस्तों क्या हो जाएगी, मोटिलिटी कम होगी। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है ना यही क्वेश्चन आएगा जो अभी दिया है हमने, कुछ भी आ सकता है। तो मोटिलिटी डिक्रीज का आ सकता है, मोटिलिटी डिक्रीज को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन होगा, भाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके अलावा क्या होगा, जो बाउल जो साउंड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड। या फिर दोस्तों बिल्कुल ही मान लो पेरिस्टालसिस मूवमेंट खत्म ही हो जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं। तो ये सारे हैं एक ही, आपको ऐसा कुछ नहीं है। देखो मोटिलिटी कम होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, बाउल साउंड भी कम सुनाई देगी तो हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होगी, और बिल्कुल एब्सेंट होगी तो क्या कहलाएगा, पैरालाइटिक इलियस कहलाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे अलग मत लेना। अब दोस्तों जो पेशेंट को ऐसी चीज सिम्टम्स आती हैं तो उसके कारण दो सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक तो जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। भाई मान लो कि कॉन्स्टिपेशन है या फिर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है, जो फूड जो कंटेंट आप खा रहे हो मतलब वो आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। और इसके कारण साथ में क्या आएगा दोस्तों, नोजिया एंड वोमिटिंग भी फील हो सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड पूछा उसने कि भाई क्या 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 सिम्टम्स देखने को आपको मिलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमने देखे हैं। तो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड जो सिम्टम है दोस्तों वही पूछा था। एक ईसीजी चेंजेस और देख लो आप, है ना, शायद ईसीजी चेंजेस तो आपको रट गया होगा मेरे हिसाब से पोटेशियम का। तो ईसीजी चेंजेस में हाइपर के अंदर पी में भी चेंज होता है, क्यूआरएस में भी चेंज होता है, टी में भी चेंज होता है। यहाँ पर चेंज होता है एस, टी और यू, ठीक है। एस का मतलब एस टी सेगमेंट से रिलेटेड है, तो एस टी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। हम जानते हैं हाइपर मतलब ज्यादा, तो जो टी वेव जो होती है वो कैसे दिखाई देती है, टोल टी वेव दिखाई देती है। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि क्या तो क्या होगी, वो डिप्रेशन होगा टी वेव का, या फिर वो फ्लैट होगी, फिर और नीचे आएगी तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलती है, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव, इन्वर्टेड टी वेव। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो यू वेव से ज्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलता है, ठीक है। यू वेव का ध्यान रखना कि यू वेव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। ज्यादातर इसी चेंज अगर हाइपोकैलेमिया का पूछता है तो वो यू वेव से रिलेटेड पूछेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो मैनेजमेंट है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, अब बार बार हम नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ा हुआ है। हाइपोकैलेमिया के अंदर पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। ओरली के अंदर क्या होता है, जब ओरली देते हैं तो वो उसके कारण पेशेंट उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बैड टेस्ट होता है, तो नोजिया वोमिटिंग होती है। नोजिया वोमिटिंग भी अगर क्लाइंट को तो भी नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, साइड इफेक्ट भी है। देते भी हैं तो कैसे देंगे, जूसेज के साथ देंगे। फिर हमने पढ़ा था कि हम केसीएल दे सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड 3 प्रकार से दे सकते हैं, दे तो 2 प्रकार से हैं लेकिन 3 प्रकार से पढ़ते हैं कि एक तो कितना देंगे दोस्तों, हम मान लो 5 से 10 दे रहे हैं मिलीक्विनेट पर आवर दे रहे हैं तो हम नॉर्मली दे सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम दे रहे हैं 10 से 20 मिलीक्विनेट पर आवर दे रहे हैं तो कार्डियक मॉनिटर पे होना चाहिए पेशेंट। और अगर 20 से ज्यादा दे रहे हैं तो दोस्तों कभी नहीं देंगे, चाहे पेशेंट हमें कुछ भी गए, सॉरी डॉक्टर में कुछ भी गए तो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको ये अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम देते हैं। कभी भी इसको आईडी नहीं दिया जाता, इंटरडर्मली सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता, आईएम नहीं दिया जाता, आईवी बोलस नहीं दिया जाता है,
बिल्कुल आईवीएम स्लोली देते हैं, स्लोली मैंने आपको भी बताया था 5 से 10 वाला वो सिस्टम से हम क्या करते हैं देते हैं। लाइन में अगर हम पूछे कि कौन सी लाइन चूज करते हैं तो सेंट्रल जो लाइन है दोस्तों वो चूज की जाती है सबसे पहला। अगर सेंट्रल लाइन चूज नहीं की जाती है पेरिफेरल लाइन चूज करते हैं। देखो लगाते हैं हॉस्पिटल में आप लोग काम करते हो, आप लोगों को सबको पता ही होगा लगाते तो हैं, बट क्वेश्चन जब बनता है तो प्रेफर्ड लाइन पूछते हैं तो सेंट्रल लाइन इज प्रेफर्ड लाइन फॉर द पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो प्रेफर्ड लाइन होती है। अगर नहीं देते हैं तो उसके कारण पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन और फेल्बाइटिस के जैसे सिम्टम्स क्या होते हैं दिखाई देते हैं। तो ये सब हमारा किससे रिलेटेड था, पोटेशियम से रिलेटेड था, हाइपोकैलेमिया से रिलेटेड था। अब इसमें जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, एडिमा दे रखा है। तो एडिमा क्या होगा दोस्तों, सोडियम के रिटेंशन के कारण होगा, सोडियम ज्यादा होगा तब होगा। इसमें एडिमा का कोई हमने ऐसा साइन पढ़ा नहीं है। तो हाइपर नेट्रीमिया अगर क्लाइंट को होता है, सोडियम अगर 145 मिलीक्विनेट से ज्यादा हो जाता है तो इसे हम हाइपर नेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। मसल स्पाज्म देखने को नहीं मिलता, ज्यादातर मसल स्पाज्म देखने को मिलता है दोस्तों हाइपोकैल्सियमिया में, कैल्शियम की कमी होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कसमोल ब्रीथिंग नहीं देखने को मिलता। कसमोल ब्रीथिंग आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों कि कसमोल जो ब्रीथिंग है, रैपिड डीप ब्रीथिंग जो है दोस्तों वो किसके अंदर देखने को मिलती है, क्या तो क्वेश्चन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देगा उसके अंदर देखने को मिलेगी। अगर वो नहीं लिखता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिखेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आप मुझे ये मत बता देना कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो सर डायबिटिक, आप कहीं आप सिंपल डायरेक्टली कहो सर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या होता है। तो अब आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो यही बनता है कि आपको मुझे वो सारे कोजेज बताने हैं जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के हैं। तो आपको मुझे बताना है कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों वो थी फैटी डिसआर्म। तो फैटी DISAR और M, ठीक है, इधर लिख देता हूं DISARM। अब मेरे को सारे बताने हैं, D4 क्या होगा, I4 क्या होगा, S4 क्या होगा, A4 क्या होगा, R4 क्या होगा, M4 क्या होगा, फैटी क्या होगा, ठीक है। अभी बच्चे आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट करने लग गए हो, अपने आप जो आंसर देते हो वो अच्छा लगता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि मैं भाई पढ़ाऊं, जब मैं मेरा भी टाइम वेस्ट करूं तो आपका टाइम वेस्ट करूं वो कोई फायदा है नहीं। मैं पढ़ाऊं, कम से कम मैं अपना टाइम दे रहा हूं, आप लोग भी अपना टाइम दे रहे हो, तो वो जो टाइम है दोस्तों वो यूज हो। वो यूज कब होगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप उसके क्या दोगे, आंसर दोगे। कोशिश किया करो गलत आंसर दे दो, कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। ऐसा हो जाता है, चलो गलती सबसे होती है बट देख कर मत दिया करो। ऐसे नहीं है कि अब मैंने आपसे पूछा भाई फैटी डिसआर्म क्या होगा, बुक खोल ली और बुक खोलकर देखने लग गए, हाँ भाई D4 ये है, I4 ये, लिख दो कमेंट में, क्या फायदा। देखो न तो मेरा कोई फायदा है न कोई आपका फायदा। मैं हमेशा कमेंट करने के लिए कहता हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट हाथ जोड़ता हूँ मत करना, ठीक है। ऐसे कमेंट करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। कमेंट करो तो बस दिल से करो, मन से करो कि भाई मुझे जो आता है मैं वो कमेंट करूंगा, ठीक है। याद करो तो पहले याद करके रखा करो। मैं पुरानी चीजें पूछता हूँ, कोई नई चीजें आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, जो चीज मैंने पढ़ाई है मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो आप आज का पहला क्वेश्चन नंबर यही है, हमें कोजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस बताना है मुझे, DISARM क्या होते हैं इसके अंदर सारी चीजें। तो कसमोल ब्रीथिंग देखने को नहीं मिलती। लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन इसमें देखने को मिलता है। बस यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो देख लो इसको लिख लो, लिख लो हाइपोकैलेमिया में, हाइपोकैलेमिया में डिक्रीज्ड GI मोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, सारे लिख लो ना, क्योंकि वहां जरूरी नहीं है ना कि वो एब्डोमिनल डिस्टेंस ही देगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। और बस ये लिख लो एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। अब अगर आपको आंसर से वो फोकस करना है कि सर हम बुक पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें आंसर पे फोकस ज्यादा करना है, तो आप आंसर को हाईलाइट कर लीजिए ना। डिस्टेंशन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, आप हाईलाइटर यूज कीजिए और उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन को हाईलाइट कर लीजिए। उससे ये पता लग जाएगा भाई जो आपको जो आंसर है ना वो इसमें क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वो सीधा डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इससे आज की हमारी क्लास का दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आएगा। एन इंट्रावेनस पिगी बैक ऑफ द सिफाजोलिन, ठीक है। एक ड्रग यूज कर रहे हैं दोस्तों, सिफाजोलिन यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारी एंटीबायोटिक जो भी हैं, कौन सी कैटेगरी की बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा दी है आपको। तो आज का मेरा क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन नंबर 2 यही है दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है कि जो सिफाजोलिन जो है ना, पहली बात तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है ये, मुझे कैटेगरी ऑफ ड्रग बतानी है ये, ठीक है। ऐसे मत बता देना, कोई भी बच्चा भूलकर भी मत लिख देना एंटीबायोटिक है। मुझे पता है कि एंटीबायोटिक है, वो तो सबको पता है, ठीक है। वो कोई एंटीबायोटिक का भी क्लासिफिकेशन में बताना है मुझे कि कौन सा क्लासिफिकेशन है ये एंटीबायोटिक का, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसकी जनरेशन बतानी है। मुझे शायद इतनी अच्छी ट्रिक से मैंने आपको जनरेशन समझा रखी है, अगर अभी भी आपको याद नहीं हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको मुझे बताना है कि भाई कौन सी सिफाजोलिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, मतलब कौन सी कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, और दूसरी इसकी जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन है। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, जिस पर कमेंट सभी करना प्लीज। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे बार बार, जो भी बच्चा जानता है आंसर देना, मन से देना, और कमेंट जरूर करो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन आईवी पिगीबैक ऑफ सिफाजोलिन 500 mg 500 ml ऑफ 5% एस्ट्रोजन वाटर इज टू बी एडमिनिस्टर। देखो ये है ना, क्या करते हैं कि आपको डराने के लिए है ना, मतलब कि क्वेश्चन को ऐसे ऐसे वो कर देते हैं कि बस ऐसे लगे कि भाई बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना इतनी टफ नहीं होती। मिट क्यों नहीं रहा? ठीक है, मिट गया। कि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ये डराते हैं। देखो सिंपल से समझो कि भाई सिफाजोलिन है, एक ड्रग है, मान लो सिंपल सी बात, मान लो ये है ड्रग और ये है सिफाजोलिन। कितनी है दोस्तों? 500 mg है। ये कितनी ड्रग है दोस्तों? 500 mg ड्रग है, सिंपल सी बात। अब कितने ml के अंदर है ये? इन 50 ml ऑफ 5% एक्सट्रोजन वाटर। ठीक है, 50 ml में है ये। 50 ml जो भरा हुआ है ना, ये किस चीज से भरा हुआ है? 5% एक्सट्रोजन वाटर से भरा हुआ है। वैसे इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप मतलब सिंपल कैसे बनाओ क्वेश्चन को वो समझा रहा हूं मैं। 5% एक्सट्रोजन वाटर है दोस्तों ये। ठीक है, 5% एक्सट्रोजन जो वाटर है, ये 5% एक्सट्रोजन वाटर 500 mg ड्रग है। सिंपल सी बात है, ड्रग की क्वांटिटी कितनी है दोस्तों? 500 mg है। कितने ml के अंदर है? ये 50 ml के अंदर है, मतलब 50 ml के अंदर डिजोल्व हुई है। तो मेन हमारे पास जो भी मान लो कि आईवी बैग है वो कितने ml का है? 50 ml का है। एडमिनिस्टर करना है हमें कितनी देर में दोस्तों? 20 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर करना है। टाइम पीरियड है कितना? 20 मिनट। द ट्यूबिंग है, ड्रॉप रेट भी दे रखा है 15 ड्रॉप पर ml। अब आपको बताना है कि ड्रॉप पर मिनट कितनी होगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप एक बात सोचो, आपको एडमिनिस्टर तो 500 mg पूरा ही करना है ना, कितने ml करना है? 50 ml, मतलब आपको 50 ml करना है। अगर आप 50 ml दे दोगे तो 500 mg पूरा चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन में 500 mg का तो कोई लेना देना ही नहीं था, बस वो समझाना चाह रहा था कि भाई ये जो 50 ml में इसको क्या कर रखा है? डिजोल्व कर रखा है। तो डिजोल्व है, अब वो पूरा 500 mg है, तो हमें मेन क्वांटिटी किस पे फोकस करना है? 50 ml पे, क्योंकि जो बोतल जो है वो बोतल कितने ml की है दोस्तों? 50 ml की है। ये है बोतल। ठीक है, ये बोतल है। इस बोतल के अंदर मैंने क्या किया, जो इंजेक्शन है दोस्तों उसको डिजोल्व कर दिया। 50 ml की बोतल है ये, 50 ml है इसके अंदर फ्लूइड। इसके अंदर मैंने क्या डाल दी दोस्तों? मेडिसिन डाल दी। अब ये मेडिसिन जो मैंने डाल दी इसके अंदर 50 ml, अभी 50 ml इसमें क्या हो चुकी? डिजोल्व हो चुकी। अब वो सिंपल से बस ये पूछ रहा है कि भाई इस 50 ml को मेरे को 20 मिनट में देना है। ठीक है, मैं इस प्रकार से चलाऊं इस आईवी बैग को कि 20 मिनट के अंदर ये बोतल क्या है, ये जो 50 ml है पेशेंट के अंदर क्या हो जाए? एडमिनिस्टर हो जाए। चाहे इसको आप ऐसे बोल लो कि 500 mg चला जाए, या इसको ऐसे बोल लो कि 50 ml चला जाए, कोई दूसरी बात नहीं है इसमें। बस तो सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, कोई नया फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लगाना। नया आपको घबराने की जरूरत है, आप लोग घबरा जाते हो, वहां बस गड़बड़ हो जाती है कि भाई क्वेश्चन को टफ समझ लेते हो। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल है दोस्तों। ml लेना है, इसके बाद में ड्रिप जो फैक्टर है वो लेना है, जो कि इसमें दे भी रखा है, नहीं दे रखा तो भी 15 मान लेना आप। ठीक है, वैसे आप हॉस्पिटल में काम करोगे वहां पर 20 का भी आता है, लेकिन यहाँ पर जब ड्रिप फैक्टर दिया नहीं होता तो हम क्या मानेंगे दोस्तों? 15 मानेंगे। माइक्रो के अंदर 60 भी आता है, माइक्रो जो ड्रिप सेट होता है उसमें 60 भी आता है। तो ml इंटू ड्रिप फैक्टर इंटू टाइम, ये टाइम दोस्तों मिनट, अगर हावर में दे रखा है तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमें मिनट में दे रखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें मिनट में निकालना होता है तो हम इसको क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें मिनट में ही दे रखा है तो हम क्यों करेंगे? तो ये गलती मत करना। दूसरी गलती सबसे बड़ी आप ये करोगे। सबसे पहले हमें ml लेना है, तो ml कितना है दोस्तों? सिंपल सी बात है भाई, 50 ml है तो ये लो 50 ml। 50 इंटू ड्रिप फैक्टर भी दे रखा है, कितना है दोस्तों? 15 है। टाइम है वो मिनट में दे ही रखा है हमें 20 मिनट। अगर हावर में देखा होता, दिया होता है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 50 ml है। ठीक है, ड्रिप फैक्टर 15 है, टाइम है वो 20 है, और आगे इसमें कुछ ही नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि मिनट में है। ठीक है, मिनट में है तो सिंपल से हम 20 ही लिखेंगे यहाँ पे। अगर घंटे में दिया हुआ होता तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसलिए हम 60 से क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 50 को 15 से गुणा कर दो, उसमें 20 का क्या दे दो दोस्तों? भाग कर दो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो। ये 10 हो गए, 5 से अगर काटे तो 5 20 हो गई। ये 150 हो गया ना। देखो 50 इंटू 10 150, तो 150 अपॉन 4, 150 अपॉन 4 आ गया। अब 150 अपॉन 4 को आप करके देख लो भाई। ये लो इधर कर देता हूं, 150 4 4 12 हो गए, बचे कितने? 3। ठीक है, अरे यार दिख नहीं रहा आपको, रुको इधर करता हूं। ये लो 150 4 से करो, 4 थी कितनी हो गई? 12। ये लो 15 में से 12 गए तो 3 बचे, उतार लिए 0, 4 7 28। ये लो 37 हो गए। बचे कितने दोस्तों? 2 बचे, 1 0 लगा दिया, 4 5 20, तो 37.5। तो लगभग कितनी ड्रॉप आ गई? 38 ड्रॉप आ गई दोस्तों, ये 38 ड्रॉप। ठीक है,
जीटीटी मतलब है ड्रॉप होगी, तो 38 ड्रॉप हमें 1 मिनट के अंदर अगर हम पेशेंट को देंगे तो उस हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा। 1 सेकंड दोस्तों। तो सिंपल से फॉर्मूला हो गया। अब इसमें लिखने का तो कुछ है नहीं ऐसा कि हम इसमें कुछ लिखें, तो हम इसको डायरेक्टली अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। देखो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जैसे साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव होता है ना, उस वे में है, फंडामेंटल से रिलेटेड थोड़ा सा कम है, लेकिन पढ़ते हैं जब सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं हम। ए स्पाउज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द डे विद ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी फॉर इनऑपरेबल कैंसर। ठीक है, एक पेशेंट दोस्तों, उसको कैंसर की कंडीशन है, उसको कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, उसके साथ में उसकी हस्बैंड वाइफ में कोई भी हो, मान लो स्पाउस दे रखा है, तो वो हमेशा उसके क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। चाहिए हस्बैंड को तो वाइफ रहती है, और वाइफ के साथ है तो हस्बैंड रहती है। द स्पाउस आस्क द नर्स, जो स्पाउस है दोस्तों नर्स से क्या पूछती है कि व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, कि मैं हेल्प करने के लिए क्या कर सकती हूँ। लोग चाहते हैं कि भाई मैं भी क्या करूं, पार्टिसिपेट करूं, और मैं अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी है एक, उसकी क्या कर सकूं दोस्तों, हेल्प कर सकूं। हाउ कैन द नर्स सपोर्ट द क्लाइंट्स स्पाउस, तो जो नर्स है दोस्तों वो स्पाउस को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, ये पूछ रहा है इसमें, भाई कैसे सपोर्ट कर सकती है वो इसको। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है असिस्ट द कपल टू मेंटेन द ओपन कम्युनिकेशन, कि भाई वो कपल को क्या करेगी, असिस्ट करेगी ताकि वो दोनों ओपन कम्युनिकेशन बनाए। ऑफर द कपल ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज प्रोसेस, कि भाई कपल को जो डिजीज प्रोसेस का जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो क्या करे, वो प्रोवाइड करे। इंस्ट्रक्ट द स्पाउस अबाउट द एक्शन ऑफ द मेडिकेशन, भाई मेडिकेशन के जो भी इफेक्ट है उनके बारे में समझाए। मीट प्राइवेटली विद द स्पाउस टू एक्सप्लोर पर्सनल फीलिंग, कि जो स्पाउस है उसको अकेले में मिले और जो पर्सनल जो फीलिंग है ना दोस्तों उसके ऊपर क्या करें, वो डिस्कस करें। देखो सबसे पहला क्या दे रखा है कि असिस्ट द कपल टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि कपल को हम भाई उसकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, वो कैसे हेल्प कर सकती है वो, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और जो हस्बैंड उसकी क्या नीड्स हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, उसमें उसी से रिलेटेड आते हैं कि भाई मेन जो क्वेश्चन जो है ना उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, और जो क्या कंसर्न है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। इसमें भी सेम यही दे रखा है कि भाई ओपन कम्युनिकेशन हो दोनों के बीच में, तो नर्स उसको क्या करेगी दोस्तों, असिस्ट करेगी, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहती है, उसकी क्या मदद कर सकती है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो दोनों कम्युनिकेशन करके क्या कर सकते हैं, उनको सोल्व आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, असिस्ट द कपल टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। देखो और जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्यों नहीं है। ऑफर द कपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज प्रोसेस, पहली बात तो ये है कि उनको काफी लंबा टाइम हो गया, तो जो डिजीज जो प्रोसेस है ना वो क्या कर दिया गया होगा, डिस्क्राइब कर दिया गया होगा। पहली बात ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया होगा। दूसरी बात क्या बनती है दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट कैन आई हेल्प, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज जो जो वाइफ हस्बैंड के लिए करना चाहती है ना, उसमें नर्स का क्या रोल है, नर्स सीधा से कह रही है कि भाई डिजीज प्रोसेस को डिस्क्राइब करेगी, वो डिजीज प्रोसेस को समझा रही है, वो क्या हेल्प करेगी वो तो नहीं समझा पा रही। लेकिन हस्बैंड और वाइफ जब दोनों बात करेंगे ना, तो बात कर क्या है दोस्तों कि क्या हेल्प हो सकती है उस बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड क्या देखिए, इंस्ट्रक्ट द स्पाउस अबाउट द एक्शन ऑफ द मेडिकेशंस। ठीक है, तो इतना स्पेसिफिक यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता कि भाई आप ये मेडिकेशन दे रहे हो तो इसका क्या एक्शन है, तो नर्स उसको ये समझाती, लेकिन उसने मैं हेल्प कैसे करूं और वो मेडिकेशन के बारे में समझा रही है, तो वो जो क्वेश्चन है ना वो क्या हो गया, रिलेटेड नहीं रहा। और आपको आपके आंसर पे रुकना है, आपको जो पूछा जा रहा है उसी का आप क्या दोगे, आंसर दोगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पूछ रही है कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और आप कह रहे हो कि ये दवाई है, ये ऐसे है, ये पोटेशियम है, ये है, ये सोडियम है, ठीक है, इसका ऐसे काम होता है, ये कीमोथेरेपी की ये ड्रग है, ये सिस्प्लेटिन है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ है और आंसर कुछ है, तो ऐसे आंसर हम नहीं देंगे। फोर्थ क्या है, मीट प्राइवेटली विद द स्पाउस टू एक्सप्लोर पर्सनल फीलिंग। हाँ, ये भी किया जा सकता है कि भाई स्पाउस के साथ प्राइवेटली मिले पर्सनल फीलिंग को, लेकिन ये लेटर ऑन किया जाएगा और पेशेंट के क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि दोनों की नीड होना जरूरी है कि जो उसकी स्पाउस उसकी क्या नीड है और जो पेशेंट है दोस्तों उसकी क्या नीड है, वो दोनों नीड तभी पता लगेगी जब दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा क्या होगा, असिस्ट द कपल टू मेंटेन द ओपन कम्युनिकेशन। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत टफ होते हैं, ये हर बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये जिनका पढ़ा हुआ होता है वही होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई इतने टफ क्वेश्चन आ जाए फिर आप साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा सोचो, तो गलत होने के चांसेस रहते हैं, मैं ये मानता हूं। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, तो लिख लो, इसमें लिखो अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है, वैसे इसका कीमोथेरेपी से लेने देने कुछ नहीं है, मतलब पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड कर रही है ना जो स्पाउस, वो मैटर ज्यादा करता है। अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है तथा स्पाउस
पेशेंट के साथ रहती, वार्ड में अधिकतर रहती, या ऐसे लिख लो, पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करती है, हॉस्पिटल में रहती है, मतलब वो वाला ना, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं है, ऐसे केयर टेकर की तरह मानोगे आप इसे यहाँ पे, है ना, करती है। और वह नर्स से पूछती है, और वह, मैं फीमेल समझ के बता देता हूँ कि भाई पेशेंट जो उसको मेल मान लेते हैं और उसको फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। और वह अगर पूछती है कि मैं किस प्रकार हेल्प कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, तो नर्स कपल को ओपन कम्युनिकेशन के लिए असिस्ट करना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन के लिए असिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, असिस्ट फॉर ओपन कम्युनिकेशन, बस एक सेंटेंस में अगर लिखो तो असिस्ट फॉर ओपन कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं ऐसे एक दो क्वेश्चन अब आएंगे, नहीं तो ज्यादातर आप कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे हमारे फंडामेंटल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ड्यूरिंग एडमिशन एक क्लाइंट्स अपीयर एनेक्सियस, एक एडमिशन के दौरान एक क्लाइंट है दोस्तों, वो क्या दिखाई देता है, चिंतित दिखाई देता है, एनेक्सियस दिखाई देता है, एंड सेज टू द नर्स, नर्स से कहता है कि द डॉक्टर टोल्ड मी आई हैव लंग कैंसर, कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे क्या है दोस्तों, लंग कैंसर है। माई फादर डाइड फ्रॉम कैंसर, मेरे जो पिताजी हैं वो भी किससे मरे थे, कैंसर से मरे थे। आई विश आई हैड नेवर स्मोक्ड, काश मैं कोई स्मोकिंग नहीं करता। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यहां पर भी सेम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपका माइंड है ना एकदम वो हो जाना चाहिए, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लो ना तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, ऐसे आंसर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों, कि हम चाहते हैं कि आगे और कम्युनिकेशन हो, ताकि जो क्लाइंट है ना उसकी एंजाइटी के सारे रीजन हमें पता चले, कि भाई क्लाइंट जो है वो एनेक्सियस है तो क्यों है, क्या क्या रीजन है उसके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ओपन कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करते हैं, कि भाई ओपन कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या हो, स्टिमुलेट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे वर्डिंग यूज करेंगे दोस्तों, जिसके द्वारा जो पेशेंट है वो हमें आगे और बताएगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्यों है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो यही कह रहा है, यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, कि आप अपनी डायग्नोसिस के प्रति कंसर्न दिखाई दे रहे हो, चिंतित दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप इस पे फोकस कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, वो कहेगा हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, अगर मेरे साथ होगा तो ये हो जाएगा, मैं ये होगा, तो वो उसको क्या करेगा दोस्तों, और ज्यादा कम्युनिकेट करेगा। तो ऐसे ही चीज की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, नर्स को ऐसे ही सेंटेंस का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। सेकंड देखिए, यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट योर स्मोकिंग, पहली बात तो दोस्तों ये उसने खोलकर हमें बताया भी नहीं है, ठीक है, वो अपने आप से कह रहा है कि भाई मेरे पिताजी मरे हैं, ये स्मोकिंग है, वो मान लो बोल भी रहा है, तो पूरी डिटेल में उस चीज के बारे में पता नहीं लगा। ये रैशनल अगर आप नहीं भी मानो तो मान लो पेशेंट पहले से गिल्टी में है, अब आप उसकी डिजीज प्रोसेस रिलेटेड तो कुछ जानना नहीं चाह रहे, आप उसको स्मोकिंग में ले जाकर उसको और ज्यादा गिल्टी फील करवा रहे हो, उसको और ज्यादा एनेक्सियस होगा या नहीं होगा। कोई कह रहा है कि भाई मैं ये काम कर दिया मैंने, ठीक है, आप उसको कह रहे हो ये काम क्यों किया भाई तूने, ऐसा क्यों करता है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए तुझे, तो वो और ज्यादा क्या होगा, एनेक्सियस होगा। अब पेशेंट खुद एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि आई विश आई हैड नेवर स्मोक्ड, कि मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता, मैं ये विश करता हूं, और हम उसको फिर ये कह रहे हैं कि तुम गिल्टी लग रही है तुम्हें, तो और ज्यादा क्या होगा, गिल्ट बढ़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस यूज मत करो, है ना। देयर हैव बीन एडवांसेज इन लंग कैंसर थेरेपी, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, उस पेशेंट को, वो आया है और आते उसने ये चीजें बताया कि डॉक्टर ने मुझे ये बताया, कौन से स्टेज में है, क्या ट्रीटमेंट चलेगा। तो हम डायरेक्टली अभी से हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ट्रीटमेंट है उसका, ठीक है, ये फॉल्स रीएश्योरेंस करना होगा क्लाइंट को कि तुम्हें डरने की कोई चिंता नहीं है, आजकल सब बढ़िया है। वो काम रिश्तेदार करते हैं हमारे, है ना, रिश्तेदार कर देंगे ये काम हम नहीं करेंगे। रिश्तेदार कह देंगे अरे टेंशन मत करो, आजकल तो ये ट्रीटमेंट चल रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, मुंबई के अंदर ये हो रहा है, ठीक है, तो वो सब हमारे लिए नहीं है। फोर्थ कहते हैं ट्रस्ट योर डॉक्टर हु इज वेरी कंपिटेंट इन ट्रीटिंग कैंसर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि उसकी एंजाइटी को दूर कर दे कि भाई आपके डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, हर हॉस्पिटल के डॉक्टर कॉम्पिटेंट होते हैं। तो नर्स को ये बात कही है तो गलत नहीं कही है, लेकिन इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। वो जो चिंतित दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, वो नर्स को जो बेस्ट रेस्पॉन्स है वो रीजंस जानना चाहती है नर्स कि भाई क्या रीजन है, तो उसे जानने के लिए उसे कहना पड़ेगा कि आप अपनी डायग्नोसिस के प्रति कंसर्न दिखाई देते हो ना, कि ये चीज बताएगी क्यों। ऐसे जो सेंटेंस है उसके बाद में पेशेंट कुछ नहीं बोलेगा और पेशेंट की एंजाइटी कमी नहीं होगी।
क्योंकि ये जो ऐसे जो कम्युनिकेशन है, ऐसे जो सेंटेंसेज हैं, ये कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं। ये कट ऑफ करते हैं किसको, कम्युनिकेशन को, तो कट ऑफ कर देंगे कम्युनिकेशन को। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होना चाहिए दोस्तों, बचना चाहिए। लिखो लिखो, अगर कोई क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट अपनी डायग्नोसिस के कारण, अपनी डायग्नोसिस से, मैं डायरेक्टली लंग कैंसर नहीं लिखूंगा, पता नहीं क्वेश्चन कैसा है, डायग्नोसिस के कारण एनेक्सियस दिखाई देता है, एनेक्सियस दिखाई देता है, अगर अपनी डायग्नोसिस के कारण एनेक्सियस दिखाई देता है, दिखाई देता है, तो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए नर्स को यह कहना चाहिए कि, नर्स को यह कहना चाहिए कि, कहना चाहिए कि, इस इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो और ये सेंटेंस ऐसे कैसे लिख लो, यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, यू आर कंसर्न्ड अबाउट, यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर डायग्नोसिस, अबाउट योर डायग्नोसिस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए डिजास्टर अकर, मैंने पूरा डिजास्टर आपको पढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दोबारा से पढ़ पाएंगे, तो मैंने डिजास्टर आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक बार आप जाके उसको देख सकते हो। द नर्स मे हैव टू ट्रीट मास हिस्टीरिया फर्स्ट। मास हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक साथ अगर किसी भी डर के कारण, किसी भी कारण से जो पेशेंट है दोस्तों, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, एंजाइटी के कारण, फियर के कारण, ठीक है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, मास हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। भाई कोई भी एक चीज का डर है, मान लो कि कहीं भी कोई भी डिजास्टर कंडीशन हो रही है, वो कह रहे हैं भाई इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, तो एक पर्सन अगर ऐसी चीज कहेगा, एक पेशेंट चिंतित दिखाई देगा, पैनिक दिखाई देगा, तो वो सबके अंदर फैला देगा। तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, मास हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, इसे हम किस नाम जानते हैं, मास हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। भाई एक पर्सन से बहुत सारे लोगों के अंदर चीज फैलना, फिजिकल सिम्टम्स आना, किसके कारण, साइकोलॉजिकल कोजेज के कारण, मतलब साइकोलॉजिकल कोजेज के कारण फिजिकल सिम्टम्स पेशेंट के अंदर क्या होना, अपीयर होना, वो भी एक पूरे ग्रुप के अंदर, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मास हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। विच रेस्पॉन्स इंडिकेट दैट इंडिविजुअल शुड बी केयर्ड फॉर फर्स्ट। अब यहां पर चार प्रकार के पेशेंट है दोस्तों, पैनिक है, एक कोमा है, एक यूफोरिया और एक डिप्रेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा ये पूछ रहा है भाई आप है ना, कौन से ऐसे पेशेंट है दोस्तों, उसके अंदर आप सबसे पहले केयर करोगे ताकि वो और लोगों में नहीं फैले, और लोगों के अंदर वो टेंशन नहीं जाए। अब दोस्तों मैं अगर सबसे पहले पैनिक होऊंगा, मान लो कोई भी डिजास्टर की कंडीशन है, मैं पैनिक हो जाऊंगा कि मैं वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो मैं बाकियों में भी फैला दूंगा। तो मुझे ऐसी चीज को रोकना है कि जो औरों को होने को बढ़ावा देती है। तो सबसे पहला ही इसका आंसर है पैनिक होना। पैनिक एंजाइटी वाले जो भी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होंगे ना, वो पैनिक होंगे, तो उसको आसपास वाले जो भी पेशेंट देखेंगे ना, तो वो क्या होंगे, वो भी पैनिक होंगे उसको देख के। तो अगर आपको मास हिस्टीरिया को ट्रीट करना है सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले कौन से इंडिविजुअल को केयर दोगे आप, जो पैनिक हो गए हैं। क्यों, अगर ये पैनिक हो गए तो ये पैनिक वाले जो है और बाकियों को भी क्या करेंगे दोस्तों, पैनिक करेंगे, और ये एक ग्रुप में फैल जाएगा, और ग्रुप में फैलेगा तो उसे हम किस नाम जानेंगे, मास हिस्टीरिया के नाम से जानेंगे। सेकंड दे रखा है दोस्तों कोमा। भाई कोई पेशेंट कोमा में पड़ा है बेचारा, वो किसको क्या वो करेगा, वो पड़ा है उसको कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो तो कोई मास हिस्टीरिया खोज करेगा नहीं। ऐसे ही यूफोरिया है ना, वो भी अपने आप में खुश रहता है, वो खुश है, यूफोरिया का पेशेंट खुश है, सोचो उससे क्या लेना देना है। और डिप्रेशन का पेशेंट भी है ना, वो आइसोलेटेड रहता है, अपने सिम्टम्स शो नहीं करता, वो रहेगा उधर दूर, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये पेशेंट डिप्रेशन के अंदर है। ठीक है, तो वो भी दूसरे के अंदर एंजाइटी कोज नहीं करता है। तो यूफोरिया का भी नहीं करता, डिप्रेशन का भी नहीं करता, कोमा का भी नहीं करता। लेकिन मेन जो है ना, जिसे हमें रोकना जरूरी है, सबसे पहले केयर देना जरूरी है दोस्तों, वो कौन सा है, पैनिक पेशेंट को केयर देना क्या होता है, जरूरी होता है। तो लिखो डिजास्टर में, लिखो डिजास्टर में, डिजास्टर में थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ना ये, मास हिस्टीरिया को, मास हिस्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, करने के लिए सबसे पहली केयर, सबसे पहले केयर, सबसे पहले केयर
पैनिक पेशेंट को देनी चाहिए। पैनिक पेशेंट भी लिखा हो सकता है, इंडिविजुअल भी, क्योंकि हम पेशेंट तो चलो बोलेंगे नहीं क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल में थोड़ी हो रहा है ये कोई। इंडिविजुअल लिख लो, इंडिविजुअल को देनी चाहिए, क्योंकि जो पैनिक हो गया वो दूसरे को भी पैनिक करेगा और ये एक ग्रुप में फैल जाएगा ये पूरी टेंशन, ठीक है। तो उसके कारण हमें सबसे पहले फोकस किस पे देंगे, हम पैनिक पे देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो इस सिस्टम में एक फायदा तो है ना, आपको स्क्रीन शॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं आती होगी ना, क्योंकि मैं आगे पीछे उसमें वो नहीं होता ना, छुपता भी नहीं है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो आप। ये आज की क्लास का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक क्लाइंट विद हाइपोथर्मिया, एक क्लाइंट दोस्तों किसका, हाइपोथर्मिया का है, उसको हमने कहां पे लेके आए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेके आए। व्हाट ट्रीटमेंट डज द नर्स एंटिसिपेट, तो ऐसे क्लाइंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, आप बताओ। सबसे पहले हम कोर रिवॉर्मिंग करेंगे वार्म फ्लूइड्स के द्वारा, मतलब कि जो बॉडी है दोस्तों उसको रिवॉर्म करना हम वार्म फ्लूइड देकर, ठीक है। सेकंड क्या है, एम्बुलेट करवाएंगे पेशेंट को, उसकी मेटाबॉलिज्म को क्या करने के लिए दोस्तों, इंक्रीज करने के लिए। या फिर उसको ओरल टेम्परेचर को बार बार असेस करेंगे, या फिर उसको गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग देंगे ज्यादा से ज्यादा, कि उसका जो फ्लूइड वॉल्यूम है दोस्तों वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा एक फीवर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीवर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम फीवर देख लेते हैं ना, फीवर और हाइपोथर्मिया दोनों देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज आती हैं सबके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। सबसे पहले फीवर, फीवर के अंदर पहला जो क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि फीवर में टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर फारेनहाइट के अंदर दे तो 99 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा होता है, और अगर दोस्तों सॉरी सेंटीग्रेड, वहां फारेनहाइट से है, और सेंटीग्रेड में दे तो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है दोस्तों उसे हम किस नाम जानते हैं, फीवर के नाम से जानते हैं। 99 डिग्री फारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर पर्सन के अंदर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपको देखो मैं एक स्केल बना लो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कई चीजें खुद ही क्या हो जाएंगी दोस्तों, याद हो जाएंगी। एक सिंपल सी एक लाइन खींचो, ठीक है। यहां पर आप लिखो 98 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर, और इधर लिख लो 99 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है, 98 और 99। फिर इधर लिख लो 95 डिग्री फारेनहाइट। अब देखो अगर किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर 95 डिग्री फारेनहाइट से कम होता है ना, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, हाइपोथर्मिया। तो ये स्केल के अंदर ही आ जाएगा ना, देखो 95 है तो इससे ऊपर है तो कम होगा ना, 94 93 ऐसे चल रहा है स्केल, 95 96 97 98 और आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आप सोचो कि 95 से अगर ऊपर है तो क्या होगा, मतलब कम होगा ना, 94 93। अगर 95 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाती है कंडीशन दोस्तों, हाइपोथर्मिया कहलाती है। ये सारे क्वेश्चन हैं, सिंपल से पूछेगा भाई हाइपोथर्मिया के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, तो 95 डिग्री फारेनहाइट से कम होता है। 95 से और 98 डिग्री फारेनहाइट तक जो टेम्परेचर होता है दोस्तों उसे हम किस नाम जानते हैं, सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, सब नॉर्मल, ठीक है, इसे हम सब नॉर्मल के नाम जानते हैं। 98 टू 99 को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो ये तो लगभग क्या हो गया दोस्तों, नॉर्मल ही हो गया। तो ये हो गया लगभग क्या, मतलब ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। 99 लिख दिया, इसके बाद में और नीचे लिख लो 99 है तो 100 लिख लो, और एक लिखो 103, और एक लिख लो आप 105, बस ऐसे लिख लिया करो। फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक स्केल बन जाएगा ना, तो ऐसे रटना नहीं पड़ेगा भाई उसमें इतना इसमें इतना, सिंपल साथ साथ चलोगे आप। तो जैसे 99 से और 100 पे चलोगे तो हम जानते हैं कि फीवर को हम किस नाम जानते हैं, पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। तो 99 से अगर 100 डिग्री होगा तो कम है ना, फीवर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, माइल्ड पायरेक्सिया के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम जानेंगे, माइल्ड पायरेक्सिया, माइल्ड पायरेक्सिया। माइल्ड के बाद क्या आता है, मॉडरेट, तो मॉडरेट पायरेक्सिया हो जाएगा। और मॉडरेट के बाद क्या आता है दोस्तों, हाई, तो हाई सीवियर मत लिखना ना, हाई पायरेक्सिया। क्या 105 से ज्यादा भी होता है, हाँ, इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हाइपरथर्मिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1 से 5 से ज्यादा है तो क्या लिखोगे, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया। देखो कितने क्वेश्चन बन गए, अगर आप सोचो ना तो एक क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि हाइपोथर्मिया क्या होता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, माइल्ड पायरेक्सिया कितना होता है, 99 से 100 होता है, मॉडरेट 100 से 103 होता है, हाई 103 से 105 होता है, और 105 से ज्यादा कितना होता है दोस्तों, हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है। तो कितनी सारी डेफिनेशन हमें एक ही स्केल के अंदर क्या हो गई दोस्तों, क्लियर हो गई। तो ये ट्रिक होती है याद करने की, अगर आप इनको थ्योरेटिकल बना बनाकर अगर एक एक चीज ऐसे याद करोगे ना, तो फिर वो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी दोस्तों, टफ हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे याद करना आपके लिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं
फेजेज पढ़ते हैं अब एक बार। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों फेजेज। फेजेज भी फीवर की इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फेजेज ऑफ पायरेक्सिया या फीवर, बस सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कुछ सोचने की बात है ही नहीं। कोई भी पेशेंट है, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, उसको बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, उसको टेम्परेचर एक जगह बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, वो सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर रुक जाएगा उस जगह पे कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, फिर वो एक जगह पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर वो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो क्या तो वो एकदम से कम होगा, या फिर वो ऐसे कम ज्यादा होकर इस प्रकार से कम होगा। एक तो सडनली एकदम से कम होगा, या फिर इस प्रकार से कम होगा। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से कम होगा। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, कोई भी चीज जो है ना वो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने को हम क्या बोलते हैं, ऑनसेट। तो पहली जो फेज होगी वो क्या हो गई, ऑनसेट फेज हो गई है, कि भाई फीवर जो है वो स्टार्ट हो रहा है क्या, इंक्रीज होना। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ऑनसेट के नाम से जानेंगे। मतलब बॉडी के अंदर कोई चीज क्या हुई है, अंदर घुसी है, तो ये ऑनसेट बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, इन्वेजन। तो पहली जो फेज आती है दोस्तों वो कौन सी आती है, ऑनसेट फेज, या फिर हम किस नाम से जानते हैं, इन्वेजन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी फेज के अंदर क्या हुआ दोस्तों, अब बिल्कुल फास्ट हो चुका है, मतलब जितना होना था उतना हो चुका, पूरा स्टेडियम भर गया पूरा, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो इससे हम बोलते हैं दोस्तों फास्टिजियम या स्टेडियम फेज, ठीक है, एक ही है ये दोनों ना, नाम अलग अलग हैं, स्टेडियम। तो दूसरी जो फेज हो गई दोस्तों वो कैसी हो गई, फास्टिजियम हो गई, या फिर कौन सी फेज हो गई, इसे हम किस नाम जानते हैं, स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरी फेज के अंदर क्या हुआ दोस्तों, नीचे गिर रहा है टेम्परेचर, तो नीचे गिरने को हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइन। ये क्या तो ये होगा या ये होगा, एक तो दोनों कहलाएंगे, एक ही फेज होंगी। अभी थोड़ी सी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे क्यों बना रखा है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो नीचे गिरने को क्या बोलते हैं दोस्तों, दो वर्ड बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं डिक्लाइन, ठीक है, और एक बोलते हैं हम डिफरविसेंस, 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 ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल से आ जाएगा कि भाई किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर 103 था, उसके बाद नीचे गिर रहा है, तो ये कौन सी फेज होती है, तो डिक्लाइन है, या फिर इसको हम किस नाम जानते हैं, डिफरविसेंस के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि टेम्परेचर है वो कंटिन्यू बना हुआ 103 डिग्री फारेनहाइट पर, तो ये फीवर की कौन सी फेज है, तो ये फास्टिजियम और स्टेडियम है। कोई भी पर्सन है नॉर्मल है, उसको बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ दोस्तों, स्टार्ट हुआ इंक्रीज होना, तो इंक्रीज होना जब स्टार्ट हुआ तो इसे इस कौन सी फेज के नाम से जानेंगे, तो दोस्तों ये कौन सी फेज के नाम जानेंगे, इसे हम ऑनसेट के नाम से जानेंगे, या फिर हम किस नाम जानेंगे, इन्वेजन के नाम से हम इसे जानेंगे। ऑनसेट या इन्वेजन हम इसे क्या होंगे बोलेंगे। अब देखो, अब जो डिक्लाइन जो फेज है ना दोस्तों, उसे भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसमें तो मतलब कंसेप्ट पे काम करेगा ये, आपको कोई रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। डिक्लाइन या डिफरविसेंस जो फेज है, किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, नीचे गिरेगा। तो एक तो क्या होगा, सिंपल से सीधे से नीचे गिरे, एक क्या हो, कभी कम हो, फिर थोड़ा ज्यादा हो, फिर कम हो, फिर थोड़ा ज्यादा हो, फिर कम हो, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर इस प्रकार से क्या है दोस्तों, नॉर्मल रिटर्न आए। तो एक तो क्या होता है दोस्तों, सडनली एकदम से ड्रॉप होता है टेम्परेचर, तो उसे हम बोलते हैं क्राइसिस। आपकी जिंदगी में एकदम से कोई चीज आई तो उसे आप क्या बोलोगे, क्राइसिस बोलोगे ना। तो एकदम से किसी भी पेशेंट का टेम्परेचर गिरेगा दोस्तों, तो उसे आप किस नाम से जानोगे, क्राइसिस के नाम से जानोगे, ठीक है। मतलब कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, सडनली रिटर्न होता है नॉर्मल, एकदम से नीचे गिरता है, तो बॉडी टेम्परेचर सडनली रिटर्न टू नॉर्मल, ये क्या कहलाता है, क्राइसिस कहलाता है। तो बॉडी टेम्परेचर सडनली रिटर्न टू नॉर्मल, सडनली रिटर्न नॉर्मल, नॉर्मल। दूसरा क्या होगा दोस्तों, भाई बॉडी टेम्परेचर जो है वो इस प्रकार से, जो यहां पर दे रखा है ये वाला, इस प्रकार से कम ज्यादा होते होते क्या होगा दोस्तों, नीचे गिरेगा। अब कम ज्यादा होते होते नीचे गिरेगा, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, लाइसिस के नाम से जानेंगे। मतलब ब्रेक हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, लाइसिस हो गया। तो बॉडी टेम्परेचर इसको बोलते हैं जिग जैग मैनर, इसे हम किस नाम जानते हैं, देखो ऐसे ऐसे बन रहा है, जेड की तरह बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिग जैग मैनर के नाम से जानते हैं। मतलब कि बॉडी टेम्परेचर कम होने में टाइम लगेगा, जैसे 2 से 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का क्या लग सकता है, टाइम पीरियड लग सकता है। 2 से 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का क्या लग सकता है दोस्तों, टाइम पीरियड लग सकता है। अब जो क्राइसिस जो होता है ना, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत करो। अभी एक ग्राफ दोबारा से बनवाऊंगा वो मैं। क्राइसिस जो है ना दोस्तों, वो 2 प्रकार का होता है। मतलब मैंने कहा कि भाई बॉडी टेम्परेचर है ना, वो एकदम से क्या हो रहा है, इसमें गिर रहा है, ठीक है, सडन ड्रॉप हो रहा है, सडन ड्रॉप, या सडन रिटर्न टू नॉर्मल लिखो, सडन रिटर्न टू नॉर्मल। अब हो सकता है कि भाई एकदम से नीचे गिरने के कारण क्या तो पेशेंट के जो सिम्टम है, पेशेंट सिम्टोमेटिकली क्या होगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा या फिर नहीं होगा, 2 ही चीजें होंगी। तो अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स है दोस्तों, पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाए, रिलीव हो जाए, या पेशेंट की कंडीशन क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, तो उसे हम ट्रू बोलेंगे।
भाई हम ये तो चाह रहे हैं ना कि भाई पेशेंट ठीक हो जाए, हम ये तो नहीं चाहते कि टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए लेकिन पेशेंट की कंडीशन अभी भी सही नहीं बनी हुई है, तो ये तो चाहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे ट्रू। और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों फॉल्स। फॉल्स के अंदर क्या होगा कि जो पेशेंट है ना उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल आ जाएगा, टेम्परेचर तो सडन क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है वो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बट नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। जबकि यहां पर टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा और पेशेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, सिम्टोमेटिकली बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से देखो, आप दोबारा से देखो इसको। पहली फेज क्या हुई, ऑनसेट हुई। ऑनसेट फेज के अंदर क्या हुआ, ऑनसेट या इन्वेजन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर वो फास्टिज्म हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों, दो चीजें हुई, एकदम से गिरा क्राइसिस और धीरे धीरे लाइसिस। अब क्राइसिस है वो भी दो प्रकार का हो सकता है, यहां पर ऐसे बनाओ, एक के अंदर बना लो फेज अच्छा सा का मतलब सिम्टोमेटिकली ठीक हो गया, और दूसरे के अंदर क्या बना लो, सिम्टोमेटिकली ठीक नहीं हुआ, ऐसे रोने वाला फेज। तो ये क्या है दोस्तों, फॉल्स है, और ये वाला क्या कहलाएगा, ट्रू। ये क्या कहलाएगा, ट्रू। तो दो हो गए, एक ट्रू हो गया दोस्तों, एक क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। फेज में दोबारा समझा देता हूं। ऑनसेट फेज में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर एक तरह से बना रहा, फिर कम हुआ। कम होकर दो प्रकार से कम हो सकता है, क्या तो एकदम से कम होगा या फिर धीरे धीरे कम ज्यादा होकर नॉर्मल आएगा। अगर एकदम से गिरता है तो इसे हम क्राइसिस बोलेंगे, और अगर जिगजैग मैनर में गिरता है तो इसे लाइसिस बोलेंगे। अब क्राइसिस भी दो प्रकार का हो सकता है, एकदम से गिर रहा है लेकिन पेशेंट का जो सिम्टम्स है उसमें रिलीव नहीं आ रहा तो फॉल्स होगा, और अगर रिलीव हो गया तो क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्रू कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उतना ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है आपके, और भी फीवर देख लेते हैं कुछ दो चार, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले वो। तो दोस्तों कई सारे फीवर के है ना वो डेफिनेशन पूछ लेता है कि भाई ये क्या क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि एक वो पूछ लेता है दोस्तों कि कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है। कंटिन्यूअस फीवर, इसे हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, इसे हम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो कंटिन्यूअस फीवर या कांस्टेंट फीवर, मतलब कि क्या होगा दोस्तों कि अगर आप दो बार बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हो ना, तो दोनों के अंदर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर रहेगा, 2 डिग्री या उससे कम का अंतर रहेगा, उससे ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। जैसे अभी 100 आ रहा है, थोड़ी देर बाद चेक कर रहे हो तो मान लो ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री का रहेगा या उससे कम का रहेगा, जैसे 101 आ गया। ऐसे नहीं रहेगा कि आपने एक बार चेक किया तो 100 आया और एक बार चेक किया तो 105 आया, तो उसे हम बोलते हैं भाई फीवर कांस्टेंट है, मतलब कि ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है टेम्परेचर के अंदर। ऐसे नहीं आ रहा है कि 95 है फिर 100 हो गया, या फिर 100 फीवर है तो 100 है फिर 105 हो गया फिर 106 हो गया, तो इतना अंतर नहीं आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस या कांस्टेंट फीवर के नाम से जानते हैं। तो क्या तो वो तो दो टाइम भी लिख सकता है, ये ज्यादातर बुक्स के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई होती है ना उसमें मॉर्निंग और इवनिंग लिखा हुआ होता है कि भाई मॉर्निंग और इवनिंग, अगर दो बार हम बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो दोनों बॉडी टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है ना वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं आएगा, 2 डिग्री या फिर उससे कम ही रहेगा, तो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 2 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस या कांस्टेंट फीवर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक्चुअली में जो टेम्परेचर है वो एकदम से नॉर्मल आता भी नहीं है, वो थोड़ा क्या लेता है दोस्तों, टाइम लेता है। ठीक है, और टाइम लेने में वो लगभग 1 सप्ताह तक का क्या लेता है दोस्तों, टेम्परेचर नॉर्मल होने में क्या लेता है दोस्तों, इसके अंदर टाइम लेता है। तो टेम्परेचर डज नॉट रिटर्न नॉर्मल अप टू 1 वीक। चलो ये वाली सेंटेंस आप याद कर लेना या मत करना, काम चल जाएगा, बट ये जरूर याद रखना। ठीक है, कि भाई ये वाला जो चीज है ना ये ध्यान रखना कि ज्यादा अंतर कितना नहीं रहेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। ये याद नहीं भी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका काम चल जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। तो यूटीआई के अंदर ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, या फिर लोबर न्यूमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं भी याद हो तो भी आपका काम चल जाएगा इसमें, ये ध्यान रखना आप, है ना। कहीं आप ज्यादा याद करने के चक्कर में बिल्कुल बेसिक भी याद नहीं कर पाओ तो वो भी क्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना आप। तो क्या तो यूटीआई और ग्लोबल न्यूमोनिया, बस मेन फोकस इस पे करना। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो पक्का इस पे करना, जो उनको ये चीज याद है तो वो थोड़ा सा और ज्यादा याद करो तो उसको याद कर सकते हो आप। इसके बाद सेकंड देखते हैं,
नेक्स्ट जो फीवर आता है दोस्तों वो उसको बोलते हैं रेमिटेंट। तो आपको मेरे हिसाब से ऐसे लिखना चाहिए, देखो आप अपनी बुक में ना ऐसे लिखना दोस्तों, ज्यादा सही रहेगा। इधर लिखना कंटिन्यूअस और इधर लिखना रेमिटेंट, ताकि आप याद करोगे ना तो दोनों चीजें आपके दिमाग में ये रहेगी कि भाई ये इसका जस्ट ऑपोजिट जैसा है, ऐसे याद रहोगे। तो इधर लिख लेना जैसे मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग में भाई 2 डिग्री से ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा कंटिन्यूअस में। यहां पर दोस्तों मॉर्निंग और इवनिंग मतलब 2 बार अगर आप बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हो ना, बेसिक डेफिनेशन तो ये होती है, 2 बार अगर आप बॉडी टेम्परेचर कर रहे हो ना तो उनका जो अंतर है ना दोस्तों वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे जैसे एक बार सो आया और अगली बार आप चेक करोगे, मान लो थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, ऐसे नहीं आप 2 मिनट बाद चेक करोगे 2 बार हो गया, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक दिया कि भाई मॉर्निंग इवनिंग इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा क्या होना चाहिए, टाइम के बीच में गैप होना चाहिए। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर होगा। और इसके अंदर भी जो टेम्परेचर है वो 1 वीक तक रिटर्न नहीं होता है, सेम उसी की तरह। तो दोनों में साइन लाइन एक साथ लिख सकते हो, टेम्परेचर डज नॉट रिटर्न नॉर्मल अप टू 1 वीक, ठीक है। दोनों में मैंने इसलिए लिखा दिया कि दोनों में सेम है, ठीक है। तो आपको क्या नहीं आएगा दोस्तों, अंतर नहीं आएगा। इधर एग्जांपल जो है वो यूटीआई और लोबन न्यूमोनिया है, तो यहां पे लिख लो यूटीआई और लोबर न्यूमोनिया, यूटीआई और लोबर न्यूमोनिया है, ठीक है। इधर जो एग्जांपल है दोस्तों आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में या फिर किसके अंदर देखने को मिलता है, जो एंडोकार्डाइटिस होता है ना पेशेंट के अंदर, उसमें देखने को मिलता है, तो उसे बोले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मैं फिर बता रहा हूं, अगर एग्जाम्पल याद नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, बट मेन बेसिक पे रहना, बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई बेसिक को भूल गए और एग्जाम्पल से रटने के चक्कर में, तो ये वाले जो बेसिक है ना ये जरूर याद होनी चाहिए आपको कंटिन्यूस रेमिटेंट के अंदर। बाकी चीजें याद नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बेसिक मत भूल जाना, बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दोस्तों इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर जो फीवर आता है उसे हम किस नाम जानते हैं, इंटरमिटेंट फीवर के नाम से जानते हैं। मतलब आज आ रहा है, कल नहीं आ रहा, फिर परसों आ रहा है, फिर नहीं आ रहा, जैसे एक दिन आ रहा है 2 दिन नहीं आ रहा, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, इंटरमिटेंट के नाम से जानते हैं। उसमें तो बॉडी टेम्परेचर जो रेमिटेंट और कंटिन्यूस है, इसमें तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा, नॉर्मल रिटर्न नहीं हो रहा, बॉडी टेम्परेचर बना हुआ है, बस डिफरेंसेज है। एक के अंदर कम डिफरेंस है, 2 डिग्री से कम का है, 2 डिग्री से कम का है, और एक में 2 डिग्री से ज्यादा का है। इंटरमीडिएट में क्या होगा दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, रेगुलर इंटरवल के ऊपर क्या होता रहता है, नॉर्मल होता रहता है। तो इसमें क्या लिखोगे कि बॉडी टेम्परेचर, बॉडी, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूं ना, रेड रेड चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न नॉर्मल, और फिर वापस भी हो जाता है, वापस भी फिर हो जाता है एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल रिटर्न हो जाता है रेगुलर इंटरवल के ऊपर, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इंटरमिटेंट के नाम से जानते हैं। जैसे आज हो गया, कल नहीं हो रहा, फिर परसों हो गया, फिर नहीं हो रहा, फिर ऐसे ही किसी में 1 दिन हो गया, फिर 2 दिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इंटरमिटेंट के नाम जानते हैं। इसके भी कई टाइप होते हैं, मतलब आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वार्टिडियन होता है, टर्सियन होता है, क्वार्टियन होता है, भाई इसमें जैसे दूसरे दिन हो रहा है, एक में तीसरे दिन होगा, एक में चौथे दिन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है, फिर वो आप नॉर्मल जो चीजें हैं ना दोस्तों वो भी भूल जाओगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनवर्स फीवर। कई फीवर तो एकदम एक जैसे ही हैं, ज्यादा अंतर नहीं आता, बट मान लो बुक के अंदर आपके दिए हुए होते हैं। तो यहाँ इनवर्स फीवर में क्या होगा दोस्तों कि बॉडी टेम्परेचर जो है ना, मॉर्निंग के अंदर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई रहेगा, और इवनिंग के अंदर देखोगे ना तो बहुत ज्यादा क्या रहेगा, लोवेस्ट रहेगा, ठीक है। हमेशा ये देखने को मिलेगा हाईएस्ट लोवेस्ट। वहां पर मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस था, वहां पर हो सकता है मॉर्निंग में कुछ हो, इवनिंग में, जैसे मॉर्निंग में ज्यादा हो, इवनिंग में कम हो, ठीक है। या फिर क्या हो कि मॉर्निंग के अंदर कम हो या इवनिंग में ज्यादा हो। हमने ऐसे तो बोला था ना कि डिफरेंस है, लेकिन यहां पर हमेशा इनवर्स फीवर में क्या देखने को मिलेगा कि मैं मॉर्निंग के अंदर जब टेम्परेचर करोगे तो हाईएस्ट मिलेगा, और इवनिंग के अंदर करोगे जो टेम्परेचर क्या मिलेगा, लोवेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें इनवर्स का मतलब जस्ट ऑपोजिट हो रहा है एकदम, है ना। तो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मॉर्निंग,
हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड लोवेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इवनिंग। लोवेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन, मतलब मॉर्निंग में सबसे ज्यादा रहेगा और इवनिंग के अंदर जब जाते जाते जो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, इसके भी एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो। मिलियरी टीवी में ऐसा देखने को मिलता है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, मेन फोकस मत खोना बस। इसमें लिखना बॉडी टेम्परेचर रिटर्न नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल, और यहाँ पर मेन ये है हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड लोवेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इवनिंग। तो इस चीज को वो मत करना, तो मेन चीज है ना वो मत खो देना उसके चक्कर में आप। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप। अब टेम्परेचर का वेरिएशन है ना बहुत ही ज्यादा हो टेम्परेचर का वेरिएशन, कि कभी तो टेम्परेचर दोस्तों 100 रहे और कोई बार 106 तक भी चला जाए, तो उसमें स्पेसिफिक कर दिया। जबकि जब हमने रेमिटेंट पढ़ा था ना उसमें सीधा लिख दिया भाई 2 डिग्री से ज्यादा, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी। लेकिन मैं सिंपल कहूं कि भाई बहुत ज्यादा अंतर है और सीधा आपको एक पॉइंट दे दूं कि भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर में क्या रहे दोस्तों, वेरिएशन रहे। एक दिन के अंदर 1% की टेम्परेचर की वेरिएशन में 5 डिग्री से ज्यादा का अंतर आ जाए तो इसे हम किस नाम जानते हैं? तो ये देखो, लिखो नेक्स्ट लिखो दोस्तों, हेक्टिक, या इसे हम किस नाम जानते हैं? स्विंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हेक्टिक या स्विंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर झूले की तरह झूल रहा है, स्विंग हो रहा है, एकदम ऊपर गया फिर एकदम नीचे आया, तो बहुत ज्यादा अंतर है दोस्तों। एक तो बहुत हाइट है और एक बहुत कम है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है अगर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए ना तो उसे हम हेक्टिक या स्विंग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ज्यादातर ये इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलता है, सेप्टिसीमिया में देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम सेप्टिक फीवर भी कह देते हैं कई बार, सेप्टिक फीवर। ठीक है, तो जो डिफरेंस जो है ना टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा हो तो उसे हम किस नाम जानते हैं? हेक्टिक या स्विंग। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर कि इसका और रेमिटेंट का क्या डिफरेंस, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम इसे एक रेमिटेंट के टाइप की तरह मान सकते हैं। रेमिटेंट में क्या दे रखा है? 2 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है भाई, वहां पर दे रखा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा, लेकिन फिक्स नहीं किया। 2 भी हो सकता है, 3 भी मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है 5 से ज्यादा रहेगा, हमेशा 5 से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसे हम हेक्टिक, स्विंग या सेप्टिक फीवर के नाम से जानते हैं। तो लिख लो, टेम्परेचर वेरिएशन इज टेम्परेचर वेरिएशन इज टेम्परेचर वेरिएशन इज मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार ऐसे नहीं लिखते हो, वेरी मच भी लिख देते हैं कि टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ही ज्यादा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नहीं दे तब दिक्कत हो जाए, तो ऐसे मत कर देना, गलती है ना। इसका जो एग्जांपल दैट इज सेप्टिसीमिया। किसमें देखने को मिलता है दोस्तों? ये सेप्टिसीमिया में देखने को मिलता है। सेप्टिसीमिया में ऐसे देखने को मिलता है, जब सेप्टिसीमिया में क्या होगा, इन्फेक्शन होना बॉडी के अंदर, ब्लड से रिलेटेड क्या होना, इन्फेक्शन होना, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं। अब एक मलेरिया के अंदर जो आपने पढ़ा है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। और भी होते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट आपको सारे करवा देता हूं। तो आपने एक राइगर वर्ड सुना हुआ होगा दोस्तों। राइगर का मतलब क्या होता है? राइगर का मतलब क्या होगा कि कोई भी पर्सन है उसके अंदर क्या होगा, पहले सीवरिंग होने लग जाती है। ठीक है, एकदम से ठंड लगेगी, फिर उसको क्या आता है दोस्तों? फीवर आता है। तो सडन क्या हुई? सीवरिंग हुई, और फिर उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? उसको फीवर आया, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? राइगर के नाम से जानते हैं। तो लिख लो, सडन सीवरिंग अटैक एंड देन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। एकदम से क्या होगा? सीवरिंग का अटैक होगा और फिर क्या होगा दोस्तों? बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? राइगर के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राइगर की भी कुछ क्या होती है? स्टेजेस होती हैं, तो ये भी लिख लो चलो। तो स्टेजेज ऑफ राइगर, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई पहले पर्सन को क्या होती है दोस्तों? सर्दी लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेज आती है? कोल्ड स्टेज आती है। फिर उसको फीवर चढ़ेगा, फिर क्या होगा? हॉट, और जब फीवर होगा तो उसको क्या होगा दोस्तों? उसको स्वेटिंग आएगी। तो तीसरी स्टेज कौन सी होगी? स्वेटिंग। बस सिंपल सी बात है। तो 3 फेज हो गई, एक कोल्ड फेज हो गई, एक हॉट हो गई, और एक क्या होगी दोस्तों? स्वेटिंग हो गई। कोल्ड फेज के अंदर उसको सर्दी लगना स्टार्ट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सीवरिंग बोलेंगे।
हॉट के अंदर उसको क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर राइज होगा यहाँ पे, और टेम्परेचर राइज होने के साथ में फिर क्या होने लग जाती है, उसको स्वेटिंग होने लग जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, स्वेटिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भाई किसी भी पेशेंट को राइगर फीवर आ रहा है और कोल्ड स्टेज हो रही है तो क्या दोगे, तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे सर हम कंबल तो नहीं देंगे क्योंकि फीवर है, लेकिन ध्यान रखना राइगर स्टेज के अंदर जब पेशेंट को ये हो ही रहा है ना, तो उस दौरान हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसको दोस्तों, ब्लैंकेट देते हैं। तो पेशेंट को इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, कवर विद ब्लैंकेट। ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, कवर विद ब्लैंकेट। हम बॉडी टेम्परेचर को इस दौरान क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम उसको जो फूड देंगे वो भी क्या देंगे, थोड़ा सा वार्म फूड देंगे, वार्म फूड एंड ड्रिंक्स। जो भी फूड और जो ड्रिंक्स देंगे दोस्तों हम क्या देते हैं, वार्म देते हैं। अब इसके अंदर हॉट होगा मतलब फीवर आ गया, तो फीवर के अंदर क्या करते हैं, कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। तो फीवर के अंदर वही कोल्ड स्पंजिंग की जाएगी, कोल्ड स्पंजिंग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कोल्ड स्पंजिंग के अंदर टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो लगभग 80 से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम क्या रखते हैं, कोल्ड स्पंजिंग के अंदर टेम्परेचर रखते हैं, और 15 से 20 मिनट के लिए देते हैं, 15 to 20 मिनट, ठीक है। 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखेंगे और लगभग कितनी देर के लिए देंगे दोस्तों, 15 से 20 मिनट के लिए करेंगे, फिर कुछ गैप कर करके फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, वो देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्वेटिंग स्टेज के अंदर क्या करोगे, पसीने आ रहे तो उनको पोछो, तो वाइप करेंगे, तो वाइप द स्वेट या वाइप द बॉडी, ठीक है। तो जो स्वेटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, वाइप करते हैं, ठीक है। वही इसके बाद में जैसे मान लो बेड शीट है वो अगर गीली हो चुकी है तो बेड शीट, लिनन, इन सबको क्या करेंगे दोस्तों, चेंज कर देंगे, और पेशेंट को कोशिश करेंगे कि डिहाइड्रेशन में नहीं जाए, क्योंकि स्वेटिंग फेज के अंदर डिहाइड्रेशन के रिस्क बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन के रिस्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है दोस्तों, फीवर। एक और देख लो लास्ट, हीट स्ट्रोक और देख लो, चलो हीट स्ट्रोक। हीट का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर एकदम से किसी पेशेंट को ज्यादा टेम्परेचर करने के कारण दोस्तों उसके अंदर सिम्टम्स आने लग जाए, तो उसे किस नाम जानते हैं, हीट स्ट्रोक के नाम से। तो हीट स्ट्रोक कब आता है, जब जो टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है दोस्तों, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, या फिर फ़ारेनहाइट के अंदर लिखा होगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अबाउट। इससे कारण से उसका जो हाइपोथैलेमस है ना दोस्तों, उस पर क्या पड़ता है, उसके फंक्शंस अल्टर होते हैं, हाइपोथैलेमस पे फर्क पड़ता है ये। उसके कारण जो भी सिम्टम्स आएंगे, डेलीरियम लाइक सिम्टम्स आते हैं मेनली, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, हीट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हीट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अब एक बार है ना, मैं हम ये जो क्वेश्चन है ना इसको पढ़ लेते हैं, भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखो भाई, हाइपोथर्मिया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर नर्स क्या करेगी भाई, हाइपो मतलब बॉडी टेम्परेचर कम हो गया। अब मेनली जो टेम्परेचर जो है वो कोल्ड टेम्परेचर कम होता है, बॉडी की कैविटीज का टेम्परेचर कम होता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब पेशेंट को जो आईवी फ्लूइड देंगे वो भी हम ऐसा देंगे कि जो जिसमें टेम्परेचर ज्यादा हो। पीने के लिए जो ड्रिंक करते हैं दोस्तों उसका भी टेम्परेचर जो है वो हम क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, ठीक है। वार्म फूड देते हैं, वार्म ड्रिंकिंग देते हैं, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो दोस्तों, इंक्रीज हो। तो कोर रिवार्मिंग करते हैं, बाहर से रिवार्म करने से ज्यादा भी फोकस हम किस पे करते हैं, बॉडी के अंदर की कैविटीज को रिवार्म करते हैं। तो कोर रिवार्मिंग करते हैं विद वार्म फ्लूइड्स, ठीक है। जैसे ओरली भी फ्लूइड दे रहे हैं तो उसको हम क्या देंगे, वार्म फ्लूइड देंगे दोस्तों उसको, है ना। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड क्या देखा, एम्बुलेशन टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। बात सही है भाई, एम्बुलिज्म करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का, मुझे ये बताओ कि जब बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो उसके कारण से मेटाबॉलिज्म या बीएमआर लिख लो डायरेक्टिव कि बीएमआर पे क्या फर्क पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि बॉडी का टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो पल्स रेट पे क्या फर्क पड़ता है। अगली क्लास में मैं बता दूंगा आपको इनके आंसर, है ना। तो 2 क्वेश्चन है भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर बीएमआर पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब यहां पर गलत क्यों है ये भाई, हाइपोथर्मिया में जब पेशेंट चला जाता है ना दोस्तों, तो उस कंडीशन में पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक नहीं रहती है। आप उसको एम्बुलेट करने के लिए कहोगे तो कर ही नहीं पाएगा, पहले ही उसकी बॉडी जो इतनी कूल हो चुकी है, हाइपोथर्मिया में वो जा चुका है, तो कहां पर वो एम्बुलेट करेगा। तो पेशेंट इज नॉट इन एनी कंडीशन टू एम्बुलेट, ठीक है। पेशेंट एम्बुलेट कंडीशन में नहीं होता है। फ्रीक्वेंट ओरल टेम्परेचर, ज्यादातर हाइपोथर्मिया जो है दैट इज रिलेटेड टू कोर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी कैविटी से रिलेटेड टेम्परेचर। तो ओरल टेम्परेचर से ज्यादा फोकस हम किस पे करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर पे करते हैं। तो ओरल टेम्परेचर को हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली यूज करने का भी कोई फायदा नहीं होता है, बार बार नहीं करेंगे।
गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग्स टू इंक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम। मेन जो मैटर है ना वो फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करना नहीं है, मेन ये है कि आप जो गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग अगर दे रहे हो मान लो, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है ना वो मैटर करता है। फ्लूइड वॉल्यूम से ज्यादा मैटर हाइपोथर्मिया के अंदर फ्लूइड लॉस तो हो नहीं रहा कि भाई डिहाइड्रेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, लेकिन यहां पर मेन फोकस क्या कर रहा है दोस्तों कि आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है, तो टेम्परेचर ऑफ फूड वो बढ़ाना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर ऑफ वाटर वो बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज इंक्रीज करनी पड़ती है, न कि भाई फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं होता है। मेन है टेम्परेचर इंक्रीज करना जरूरी होता है, आपको वार्म फूड देना पड़ेगा, वार्म वाटर देना पड़ेगा, तो वो इसके अंदर ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो लिखो लिखो इसके अंदर लिख लो, हाइपोथर्मिया के क्लाइंट को, हाइपोथर्मिया के क्लाइंट को, हाइपोथर्मिया के क्लाइंट को या क्लाइंट में लिखो, क्लाइंट में वार्म फ्लूइड के द्वारा, वार्म फ्लूइड के द्वारा कोर मतलब बॉडी कैविटीज रीवार्मिंग की जाती है, कोर रीवार्मिंग की जाती है, कोर रीवार्मिंग की जाती है, कोर रीवार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो हाइपोथर्मिक क्लाइंट में हम वार्म फ्लूइड का यूज करके कोर वो करते हैं, रीवार्मिंग करते हैं, ठीक है। ये आएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एन अनरेस्पॉन्सिव ओल्डर एडल्ट, सबसे पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, अनरेस्पॉन्सिव है, इसको जरूर ध्यान रखना। इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन ए हॉट ह्यूमिड डे, टेम्परेचर क्या था, हॉट था, ह्यूमिड था, ठीक है, ह्यूमिडिटी थी एनवायरमेंट के अंदर। द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट रिवेल्स ए हॉट ड्राई स्किन, ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 36 बीट पर मिनट एंड हार्ट रेट ऑफ 128, सब चीज बढ़ी हुई है, ठीक है। डिहाइड्रेशन के साइन भी होते हैं, ड्राई स्किन होना, हॉट ड्राई स्किन है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ी हुई है, टैकीकार्डिया भी है उसको, टैकीपेनिया भी है, रेस्पिरेटरी बढ़ी हुई, टैकीपेनिया भी है और टैकीकार्डिया भी है उसको। तो व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन, तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा इनमें से, सबसे पहले आप क्या करोगे जब आपके पास पेशेंट आएगा, तो पहला क्या करेगा दोस्तों, ऑफर द कूल फ्लूइड्स, कि हम पेशेंट को क्या देंगे दोस्तों, कूल फ्लूइड देंगे। अरे भाई पहली लाइन में लिखा हुआ कि पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, पेशेंट क्या है दोस्तों, अनरेस्पॉन्सिव है। अनरेस्पॉन्सिव क्लाइंट को हम ओरली तो फ्लूइड दे ही नहीं सकते ना, तो डायरेक्टली फ्लूइड से रिलेटेड लिखा हुआ है, आईवी फ्लूइड भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है, तो अनरेस्पॉन्सिव होने के कारण हम नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों है सक्शन द एयरवे, यहां पर एक भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं दे रखा कि भाई पेशेंट के जो सीक्रेशन है ना वो क्या हुआ है, बड़े हुए हैं। अगर हमें कहीं भी ये मिलता है कि भाई पेशेंट के सीक्रेशन बड़े हुए हैं तो हम जरूर सक्शन करते हैं एयरवे को, लेकिन यहां पर हमें कोई प्रायोरिटी नहीं दिख रही। रिमूव द क्लोथिंग, हाँ क्लोथिंग जो है ना दोस्तों वो वार्म एनवायरनमेंट से आया है, तो जो क्लोथिंग जब उसका टच होगी तो और ज्यादा टेम्परेचर को क्या करेगी दोस्तों, इंक्रीज करेगी कंडक्शन के द्वारा, तो उससे क्या होगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो रिमूव द क्लोथिंग। प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के लिए भी आगे हो सकता है कि पेशेंट को जरूरत पड़े, लेकिन यहां पर कोई ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है कि पेशेंट को इंट्यूबेशन की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, रिमूव द क्लोथिंग होगा। तो लिखो देखो इसमें अनरेस्पॉन्सिव, अनरेस्पॉन्सिव ओल्डर एडल्ट में, ओल्डर एडल्ट में, ओल्डर एडल्ट जो कि, ओल्डर एडल्ट जो कि हॉट ह्यूमिड डे पर, जो कि हॉट ह्यूमिड डे पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, इमरजेंसी
ऑटो में डेपर इमरजेंसी तो लिख दिया ना, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में टैकीकार्डिया कोमा टैकीपिनिया एंड हॉट एंड ड्राई स्किन के साथ, हॉट एंड ड्राई स्किन के साथ एडमिट हुआ है उसके लिए फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी रिमूव द क्लोथिंग होगी, रिमूवल ऑफ क्लोथिंग होगी। ठीक है, जैसे ग्रामेटिकली रिमूवल ऑफ क्लोथिंग बनेगा, लेकिन एज क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ वही सेंटेंस मैंने ले लिया यहाँ पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल कंसेप्ट पे है, अगर जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है ना वो इस क्वेश्चन को कर सकता है बहुत इजीली। ए नर्स इज वर्किंग इन ए बिजी इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन ए हॉट समर डे व्हेन 4 नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स। ठीक है, मतलब पानी के अंदर गए हैं और नियर ड्राउनिंग मतलब लगभग मर ही गए हैं, जो डूब जाते हैं, लगभग मर जाते हैं लेकिन मरे नहीं है, तो उस किस नाम जानते हैं, नियर ड्राउनिंग विक्टिम। ठीक है, आर एडमिटेड, 4 क्लाइंट एडमिट हुए हैं दोस्तों, 4 नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स क्या हुए हैं, एडमिट हुए हैं। विच नियर ड्राउनिंग विक्टिम शुड द नर्स असेस फॉर साइन ऑफ हाइपोवोलेमिया। अब आपको ऐसे पेशेंट के अंदर है ना, 4 पेशेंट है दोस्तों, उनके अंदर हाइपोवोलेमिया के क्या देखने हैं, साइन देखने हैं। अगर सिर्फ सोचो कि एज दे रखी होती, एक में 72, 2 ईयर, 50 और 17, सिर्फ एज दी हुई होती और बाकी कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा हुआ होता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज जो बढ़ती है ना, तो जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। हमने यही पढ़ा है कि भाई जब न्यूबॉर्न होता है तो उसके अंदर 80% होता है, एडल्ट के अंदर फिर ये 60% हो जाता है, और ओल्डर एडल्ट के अंदर ये कितना हो जाता है, 55% हो जाता है। यही पढ़ा है ना हमने। तो सिर्फ अगर एज दी हुई होती तो सबसे ज्यादा हाइपोवोलेमिया के चांस किस में होंगे, जिसकी एज 72 ईयर है। बट यहां पर एज के साथ साथ दोस्तों एक सेंटेंस वो लिखा हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहला जो क्लाइंट है दोस्तों उसको कहां से बचाया गया था, लेक से, एक को बाथ टब से बचाया गया है, एक को समुद्र से बचाया गया है, और एक को कहां से बचाया गया है, बैकयार्ड पुल से बचाया गया है। उसके घर के पीछे पुल है उसमें, वहां से बचाया गया है। एक को झील से बचाया गया है, लेक से, एक को बाथ टब से और एक ओशियन से। तो कौन सा पेशेंट जो है ना दोस्तों, देखो लेक, बाथटब और बैकयार्ड पुल, इनका जो वाटर होता है वो नॉर्मल होता है, तो तीनों का वाटर नॉर्मल है, सैलाइन वाटर नहीं होता। तो तीनों जब है इक्वल तो कोई आंसर चेंज नहीं होगा, तीनों का आंसर ये नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50 ईयर ओल्ड रेस्क्यूड फ्रॉम द ओशियन। ओशियन के कारण जो है ना, जो क्लाइंट है उसका क्या होगा ये समझो। क्लाइंट के अंदर दोस्तों जब वो ओशियन वाटर को उसने मान लो उसके लंग्स के अंदर गया हो या कैविटीज के अंदर गया हो, तो वो क्या होता है उसके अंदर, साल्ट ज्यादा होगा। साल्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों, आयन ज्यादा होंगे, क्या होंगे, आयन ज्यादा होंगे। अब आयन जब ज्यादा होते हैं ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर आयन ज्यादा होने के कारण ये आयन जैसे मान लो एल्विलाई के अंदर जाके फ्लूइड भर गया, तो वेस्कुलर जो फ्लूइड है दोस्तों उसकी तरफ अपनी तरफ खींचेगा, ये वेस्कुलर फ्लूइड को ये आयन जो है अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है ना ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां आयन ज्यादा होते हैं उधर वाटर का मूवमेंट होता है। तो जब लंग्स के अंदर ये फ्लूइड जाएगा, जो सैलाइन वाटर है जो लंग्स के अंदर जाएगा, तो सैलाइन वाटर के अंदर क्या है, साल्ट है, आयन है। ये आयन क्या करेंगे, जो ब्लड की कैपिलरीज जो चारों तरफ पाई गई है एल्विलाई की तरफ, उससे क्या करेंगे दोस्तों, वाटर को खींचेंगे। तो जो वाटर है ना दोस्तों वो एल्विलाई के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो ब्लड है दोस्तों उससे वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और वाटर की कमी होना ही क्या होगा दोस्तों, इसे किस नाम से जानेंगे हम, हाइपोवोलेमिया के नाम से जानेंगे, हाइपोवोलेमिया। तो इसके कारण दोस्तों ओशियन से जो बचाया हुआ जो पेशेंट है ना, उसके अंदर हाइपोवोलेमिया की रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज ओस्मोटिक प्रेशर होने के कारण। जो ओस्मोटिक जो प्रेशर वो इंक्रीज होने के कारण जो ओशियन के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर साल्ट पाया जाता है, और साल्ट के कारण जो ओस्मोटिक प्रेशर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। बाकी के तीनों के पानी में ज्यादा अंतर नहीं होता, जैसे लेक है, बाथ टब है और पूल है। ठीक है, इनमें कोई ऐसा इतना सैलाइन वाटर नहीं होगा जितना एज कंपेयर टू किसमें होता है दोस्तों, ओशियन के अंदर होता है। आपको पता है ओशियन के अंदर नमक ज्यादा होता है, वहीं से नमक भी बनता है। इसलिए ऐसे जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, हाइपोवोलेमिया के। तो लिख लो, लिखो, लिखो, ओशियन से
बचाए गए नियर ड्राउनिंग क्लाइंट एल्वुलाई में इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ब्रैकेट में लिख लो सैलाइन वाटर होगा तो आयन ज्यादा होंगे, और आयन ज्यादा होते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्लाइंट में हाइपोवोलेमिया का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। हाइपोवोलेमिया का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल से आपको बस भाई किसी पेशेंट को फीवर हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे ये पूछ रहा है, बताओ। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड ए नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद पायरेक्सिया, ठीक है। कोई ऐसा इतना तो रटना पड़ता नहीं है भाई पायरेक्सिया, तो बस सिंपल अपना सा माइंड यूज करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। डिजनिया, तो डायरेक्टली कोई डिजनिया से रिलेटेड नहीं होता कि भाई पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती हो, ठीक है। फर्स्ट फेस देखने को मिलता है, कहते हैं ना वो चेहरा लाल हो रहा है, तेरा बुखार आ रहा है क्या, वो चेहरा लाल क्यों हो रहा है उसका, क्यों, क्योंकि वेसल्स जो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों, वैसोडाइलेशन होता है, और वैसोडाइलेशन होने के कारण जो फेस है वो कैसा दिखाई देता है, फ्लश्ड फेस दिखाई देता है, ठीक है, वो दिखाई देता है इसके अंदर। प्रीकोर्डियल पेन नहीं दिखाई देता, मतलब प्रीकोर्डियल पेन एक चेस्ट पेन के टाइप का पेन होता है, ठीक है, क्या होता है जैसे चेस्ट पेन होता है वैसा, तो ऐसा कोई चेस्ट पेन डायरेक्टली फीवर से रिलेटेड नहीं होता है। पल्स रेट इंक्रीज होती है, मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट कितनी बढ़ती है, ये आपको मुझे बताना है। तो पल्स रेट और बीपी का कोई अभी तक नहीं बताया गया कि भाई बीपी इंक्रीज होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिख लो पायरेक्सिया में वैसोडाइलेशन के कारण फ्लश्ड फेस, ऐसे गर्म सा फील होता है उसको ना, खुद को भी पेशेंट को भी, एंड टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है, आप लिख लेना, मिलता है नीचे मिलता है, देखने को मिलता है, ऐसे कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ये लो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, ठीक है। शायद हो गया आज की क्लास हमारी खत्म, और क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। फीवर के अंदर क्लाइंट के अंदर फ्लश्ड फेस दिखाई देगा, और इसके अलावा इंक्रीज क्या दिखाई देगी, पल्स रेट दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद में अगर नियर जो ड्राउनिंग जो क्लाइंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो ओशियन में ड्राउनिंग होते हैं उनके अंदर हाइपोवोलेमिक रिस्क सबसे ज्यादा होता है इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। अगर दोस्तों कोई भी क्लाइंट है हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट से आया है, हॉट ड्राई स्किन है, रेस्पिरेटरी टैकीकार्डिया बढ़ी हुई है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, क्लोथिंग को रिमूव करके करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई क्लाइंट है हाइपोथर्मिया के साथ आया है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, कोर रिवार्मिंग करोगे वार्म फ्लूइड के द्वारा। डिजास्टर के अंदर अगर आपको मास हिस्टीरिया को रोकना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप पैनिक क्लाइंट को दोगे, नहीं तो वो और ज्यादा वो करेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी क्लाइंट है वो एनेक्सियस अपने डिजीज के प्रति, तो हम उसको और ज्यादा कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए उससे रिलेटेड हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी हेल्प करना चाहता है तो उसे भी हम असिस्ट करेंगे ओपन कम्युनिकेशन के लिए। तो ये ड्रिप वाला था, इसमें तो कुछ ऐसी चीज बताने की है ही नहीं। फिर हाइपोकैलेमिया वाला क्वेश्चन था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।